नमस्कार। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं एक अर्थशास्त्र विषय का चैप्टर लूँगा, मुद्रा एवं बैंकिंग। कौन सा चैप्टर है? मुद्रा एवं बैंकिंग। इसके पहले 4 विकल्प वाले प्रश्न लेते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का मापन करना, मूल्य को मापना, कीमत को नापना। फिर लिखा है प्रश्न, प्राचीन भारत में किन सिक्कों को दाम कहा जाता था? किन सिक्कों को प्राचीन भारत में किन सिक्कों को, जो धातु के सिक्के होते हैं, धातु मुद्रा होती है, किन सिक्कों को दाम कहा जाता था? दाम। चलिए, तो इसमें बताया तीसरे को, तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। भारतीय रुपया है, भारतीय रुपया क्या है? अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। भारतीय रुपया क्या है? अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता, भारत सरकार करती है 1 रुपये का नोट को निर्गमित। और जितने भी सिक्के होते हैं उन सभी को भी भारत सरकार ही निर्गमित करती है। बाकी के नोट जो है वो सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक निर्गमित करती है। ये भी बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब कार्य करना प्रारंभ किया था? कब किया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना शुरू किया था, या भारतीय रिजर्व बैंक ने। बैंकों द्वारा साख निर्माण में कौन सी शर्त आवश्यक है? कौन सी शर्त आवश्यक है बैंकों द्वारा साख निर्माण में? तो उधार लेने वाले उपलब्ध हों, ये भी ज़रूरी है, ये शर्त आवश्यक है। लोगों में बैंकिंग की आदत हो, ये भी शर्त आवश्यक है। बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास हो, ये भी आवश्यक है। यानी उपर्युक्त सभी शर्तें बैंकों द्वारा साख निर्माण में आवश्यक हैं। फिर भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी विनिमय बैंक या एक्सिस बैंक नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। सेंट्रल बैंक जो है कौन है भारत का? वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है मुद्रा के अंतर्गत? जनता के पास नकदी व बैंकों के पास मांग जमा हो। बैंकों के पास जो जमा हो और जनता के पास जितना नकदी हो, वो सब मुद्रा में शामिल किया जाता है। M3 में शामिल होता है। M3 में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? M1 प्लस व्यापारिक व सहकारी बैंकों की समय जमा राशियाँ। मुद्रा की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है। किसके द्वारा होती है? तो ये होती है बैंकिंग प्रणाली द्वारा। मुद्रा की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है बैंकिंग प्रणाली द्वारा। चलिए, रिक्त स्थान लेते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या क्या है? विनिमय व माध्यम मूल्य मापक। विनिमय का माध्यम, यानी विनिमय का माध्यम यानी लेन देन का माध्यम, और मूल्य को नापने वाला, ये 2 काम है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम माने लेन देन का साधन, लेन देन का माध्यम, और मूल्य मापक माने कीमत को नापने वाला, ये 2 काम। 1927 में सरकार ने मान का परित्याग कर दिया। किसका? स्वर्ण विनिमय मान का परित्याग कर दिया सरकार ने। पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार को होता है, रिजर्व बैंक को होता है। कोई भी केंद्रीय बैंक होती किसी भी देश की, उसी को पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार होता है। मुद्रा संकुचन में मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। मुद्रा संकुचन में मुद्रा की कमी पड़ जाए तो मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा वह धुरी है जिसके अर्थविज्ञान केंद्रित है चारों ओर। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान यानी अर्थशास्त्र केंद्रित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण वर्ष में किया गया। किस वर्ष में किया गया? 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई नोट निर्गमन की कोष व्यवस्था है। कौन सी कोष व्यवस्था है? न्यूनतम निर्गमन की न्यूनतम कोष व्यवस्था है। 15 अप्रैल 1980 को द्वितीय चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 9 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया द्वितीय चरण में। पहला चरण 1969 था। मुद्रा पूर्ति घटक M1 में तरलता सबसे अधिक रहती है। फिर किसी राष्ट्र में मुद्रा की कुल पूर्ति चलन मुद्रा
तथा बैंक मुद्रा द्वारा निर्धारित होती है। मौद्रिक नीति द्वारा बनाई जाती है, रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। यानी रिजर्व बैंक किसी भी देश की वो मौद्रिक नीति बनाती है। सब अब सत्य कथन देख लेते हैं। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ मुद्रा से दूर नहीं हुई हैं, असत्य। मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य की अदला बदली प्राथमिक कार्य है क्या मुद्रा का, ये सत्य है। फिर आता है तीसरा कथन क्या कहता है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, ये भी सत्य है। मुद्रा एक अच्छा सेवक तो है पर बुरा स्वामी। रिजर्व बैंक को भारत में नोटों के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है, ये सत्य है। मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोषों को जन्म दिया, यह असत्य है, दोषों को जन्म नहीं दिया। बैंक अपनी जमा के आधार पर साख सृजन नहीं करते, ये भी असत्य है। रिजर्व बैंक किसी भी कंपनी के अंश खरीद सकती है, ये भी असत्य है। केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं, ये सत्य है भाई। मुद्रा की पूर्ति का M2 संगठन सबसे अधिक तरल है, यह सत्य है। मुद्रा पूर्ति न्यूनतम नगद रिजर्व अनुपात पर निर्भर करती है, सत्य है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, सत्य है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं किस पर, सही जोड़ी पर। सही जोड़ी में जब आएंगे तो कॉलम आ कॉलम बा। कॉलम आ का पहला है समाशोधन घर यानी गृह, किससे मिलान करेगा, घास से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है समाशोधन गृह। या फिर इसका है भारत में करेंसी नोट का निर्गमन करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। नंबर 2 पे आता है जमा स्वीकार करना, जन निक्षेप स्वीकार करना, ये 2 नंबर का है, अंगा से मिलता है, व्यापारिक बैंक करते हैं। प्रादिष्ट मुद्रा, ये 3 का खा से मिलेगा, संकट काल में निर्गमित होती है। भारतीय रुपया, भारतीय रुपया क्या है, 4 का का, प्रमाणिक व एवं सांकेतिक। फिर आता है द्रव्य यानी धन की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती है। धन की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती है। एक तो ये हो गया। दूसरी जोड़ी भी है कॉलम आर कॉलम बा, स्तंभा। इंपीरियल बैंक मिली काय से, घास से, तो 1921 में थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने काम करना प्रारंभ किया, कब किया, 1935 से, 1 अप्रैल 1935 से। फिर आता तीसरा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। बैंकों का नियमन होता है, बैंकिंग अधिनियम 1949 से। अब आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है उस सिक्के को क्या कहा जाता है जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर हो, प्रामाणिक सिक्का। चेक किस प्रकार की मुद्रा है, ऐच्छिक मुद्रा है, दें तो दें नहीं दें, ये ऐच्छिक मुद्रा है चेक। फिर आता है जो मुद्रा एक निश्चित सीमा तक ही कानून द्वारा स्वीकार होती है उसे किस प्रकार की मुद्रा कहा जाएगा, सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा। भारत में किस बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों एवं प्रतिभूतियों पर दी जाने वाली ब्याज की दर क्या कहलाती है, रेपो रेट। बैंकों को अगर ब्याज दे अगर रिजर्व बैंक तो वो रेपो रेट है। भारत में पहला व्यापारिक बैंक कब स्थापित हुआ, तो 1894 में भारत में पहला व्यापारिक बैंक स्थापित हुआ, 1894 में। रिजर्व बैंक ने मुद्रा की पूर्ति की माप की नई विधि किस वर्ष में अपनाई, उत्तर 1977 में। शक्तिशाली मुद्रा के विभिन्न अवयवों को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, H = C + RR + ER। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी भी याद रखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। अब आते हैं कौन से प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, इनको भी देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा से क्या आशय है, या सांकेतिक सिक्का किसे कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा। इसे प्रतीक मुद्रा भी कहा जाता है। प्रतीक सिक्के का मूल्य
उसके धात्विक मूल्य से अधिक होता है। प्रत्येक सिक्के का मूल्य उसके धात्विक मूल्य से अधिक होता है। इन सिक्कों का मूल्य सरकार निश्चित करती है। इन सिक्कों का मूल्य सरकार निश्चित करती है। यह सहायक मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये कैसे रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सहायक मुद्रा के रूप में। इसका भुगतान निश्चित मात्रा तक ही किया जा सकता है। इसका भुगतान कितना किया जा सकता है? निश्चित मात्रा तक। सांकेतिक सिक्कों की ढलाई सीमित होती है तथा इनके चलन पर सरकार का नियंत्रण होता है। सांकेतिक सिक्कों की ढलाई बहुत कम होती है और इन पर नियंत्रण जो है सरकार का होता है। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा किसे कहते हैं? सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं, कौन सी मुद्रा को, कौन सी करेंसी, कौन से सिक्के या नोट को कहते हैं, जिसे विभिन्न प्रकार के भुगतानों को निपटाने के लिए एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार किया जा सकता है। एक निश्चित सीमा माने केवल 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने इसके लिए। तो एक तरह से चेक भी विधिग्राह्य सीमित मुद्रा है। अगर 6 महीने के बाद में बाउंस हो जाता है तो वो गलत है। चलिए, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी। स्पष्ट कीजिए। मुद्रा जब तक नियंत्रण में रहती है तब तक तो वह मानव के सेवक के रूप में कार्य करती है। जब तक नियंत्रण में तब तक मानव की सेवा करती है, किंतु नियंत्रण से बाहर निकल जाने पर यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो जाती है। मुद्रा मानव की स्वामी बन जाती है। अगर वह नियंत्रण से बाहर निकल जाए और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बन जाए तो वो मानव की स्वामी बन जाती है। मुद्रा की तुलना में मानव का स्थान गौण हो जाता है, मुद्रा प्रमुख हो जाती है। इसलिए इसको हमेशा एक सेवक के जैसा ही देखना चाहिए, किसको? मुद्रा को। चलिए अगले प्रश्न के उत्तर पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा का अर्थ बताइए एवं इसकी परिभाषा लिखिए। मुद्रा कोई भी एक ऐसी वस्तु है या ऐसी चीज़ है जिससे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, क्रय शक्ति के संचय तथा भावी भुगतानों के मान के रूप में सभी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र, विस्तृत एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। माने मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जिसको लेन देन का साधन माना जाता है, कीमत को नापने का साधन और खरीदने की शक्ति यानी क्रय शक्ति के संचय के रूप में, और आने वाले समय में हमें कोई चीज़ किसी को कुछ देना है, रुपए पैसे देना है, भावी भुगतान करना है भविष्य में उसको, तो उसके रूप में सभी व्यक्तियों के द्वारा ये स्वतंत्र रूप से, विस्तृत रूप से और सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। प्रोफेसर हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कितनी अच्छी परिभाषा! मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, बस। हार्टले विदर्स ने कहा, कितना अच्छा सा कहा, जल्दी समझ में आ जाता है परिभाषा। अब आगे लिखा है, मुद्रा के 4 आर्थिक दोषों के केवल नाम लिखिए। व्यापार चक्र वाला दोष, अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन का दोष, मुद्रास्फीति का दोष, पूंजीवादी प्रणाली सुदृढ़ बनती, ये भी दोष। केंद्रीय बैंक को परिभाषित कीजिए। किसी भी देश में केंद्रीय बैंक कौन सी बैंक होती है? देखिए, केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है केंद्रीय बैंक जो देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख व्यवस्था को इस प्रकार नियमन एवं निर्देशित करती है या निर्देशन करती है। मौद्रिक नीति का नियमन एवं निर्देशन करती है, बैंकिंग प्रणाली का नियमन एवं निर्देशन करती है, साख व्यवस्था का नियमन एवं निर्देशन करती है, जिससे कि देश की आर्थिक प्रगति वांछित गति से उचित दिशाओं में होती रहे। देश की आर्थिक प्रगति वांछित गति से होती रहे और उचित दिशाओं में होती रहे, ये काम जो है केंद्रीय बैंक करती है। यह एक ऐसी संस्था है। तो 100 के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश में साख मुद्रा पर नियंत्रण रखता है। देश में साख मुद्रा पर नियंत्रण रखता है, ये 100 ने कहा। तो ये केंद्रीय बैंक की परिभाषा और अर्थ था। अब रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसके स्थानीय कार्यालय भी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय मुंबई में है। इसके स्थानीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पटना, कानपुर, हैदराबाद, नागपुर, बेंगलोर सहित देश के कई प्रमुख शहरों में, भोपाल में भी है ना रिजर्व बैंक के स्थानीय कार्यालय। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक कार्य बताइए। क्या काम है? मुद्रा संबंधी काम। मौद्रिक माने मुद्रा या रुपए पैसे संबंधी काम क्या है भारतीय रिजर्व बैंक के? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम बना, एक्ट बना, उसकी प्रस्तावना के अनुसार बैंक का प्रमुख कार्य भारत में मौद्रिक स्थिरता स्थापित करना,
भारत में मौद्रिक यानी मुद्रा से संबंधित स्थिरता स्थापित करना तथा मुद्रा साख प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु बैंक नोटों का निर्गमन करना तथा कोषों का नियमन करना। कोष माने खजानों का नियमन करना, उनको नियंत्रित करना, और नोटों को छापना, निर्गमन करना, और मुद्रा प्रणाली का कार्यान्वयन करना, और मौद्रिक स्थिरता भी लाना। 4 काम हो गए। मौद्रिक स्थिरता लाना, मुद्रा साख प्रणाली को विकसित करना, मुद्रा साख प्रणाली विकसित करना, उसको कार्यान्वित करना, और उसको कार्यान्वित करने के लिए बैंक नोटों का निर्गमन करना, बैंक नोटों को छापना, और कोषों का नियमन करना, कोषों को नियंत्रित करना। ये 4 काम बनते हैं। आगे, खुले बाजार की क्रियाएं किसे कहते हैं? खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय है कि देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, प्रतिज्ञा पत्रों एवं बिलों का क्रय विक्रय करता रहे। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, प्रतिज्ञा पत्रों और बिलों का क्रय विक्रय कर सकता है, वही खुले बाजार होता है। अपनी इस नीति के अंतर्गत जब केंद्रीय बैंक बाजार में साख की मात्रा में कमी करना चाहता है तब सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ कर देता है। दूसरी ओर जब केंद्रीय बैंक बाजार में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो वह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना प्रारंभ कर देता है। अगर सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक बेचता है तो साख की मात्रा में कमी होती है। अगर सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है, साख की मात्रा में कमी होती है। और जब केंद्रीय बैंक बाजार में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेता है। सरकारी प्रतिभूतियों को अगर केंद्रीय बैंक खरीदता है, बॉन्ड्स को, तो बाजार में साख की मात्रा में वृद्धि है, और अगर उनको बेचता है तो बाजार में साख की मात्रा में कमी होती है। ये इसमें बताया। फिर से समझ लेते हैं खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं। एक बार फिर से, खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय यह है कि देश का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों यानी बॉन्ड्स को, प्रतिज्ञा पत्रों एवं बिलों का क्रय विक्रय करता है। सरकारी, वो भी उसके खुद के नहीं, प्रतिभूति, प्रतिज्ञा पत्र और बिल, इनका खरीदना बेचना करता है। अपनी इस नीति के अंतर्गत जब केंद्रीय बैंक बाजार में साख की मात्रा में कमी करना चाहता है, मतलब केंद्रीय बैंक अगर अपनी साख की मात्रा में कमी करना चाहता है, सरकारी प्रतिभूतियों को, प्रतिज्ञा पत्रों को और बिलों को बेचना शुरू कर देता है। और जब दूसरी ओर केंद्रीय बैंक बाजार में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है, यानी बाजार में अपनी साख को बढ़ाना चाहता है, तो वह सरकारी प्रतिभूतियों को, प्रतिज्ञा पत्रों को और बिलों को खरीदना शुरू कर देता है। ये समझाया। तो रिजर्व बैंक को सरकार का बैंक क्यों कहते हैं? देखिए, रिजर्व बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते सरकार को आर्थिक एवं वित्तीय मामलों में सलाह भी देता है। रिजर्व बैंक एक तो देश का सर्वोच्च बैंक है, इस नाते वह सरकार को आर्थिक एवं वित्तीय मामलों में सहायता भी देता है। रिजर्व बैंक की सलाह से सरकार मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधी नीति निर्धारित करती है। रिजर्व बैंक की सलाह पर ही सरकार बैंकिंग एवं मुद्रा संबंधी नीतियों का निर्धारण करती है और उसे केंद्रीय बैंक की सहायता से ही कार्यान्वित करती, केंद्रीय बैंक की मदद से ही उनको क्रियान्वित करती है। वाणिज्य बैंक का अर्थ बताइए एवं परिभाषा लिखिए। वाणिज्य या व्यापारिक बैंकों से ऐसे बैंकों से है जो सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं, रिजर्व बैंक के जैसा काम नहीं करते। ये मतलब रिजर्व बैंक का काम तो है साख बनाना, मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करना, नोटों को छापना, मौद्रिक स्थिरता लाना, लेकिन ये काम ये नहीं करते व्यापारिक बैंक। ये बैंक रिजर्व बैंक के अधीन होते हैं, उसी के अधीन काम करते हैं तथा बैंकिंग निगमन या नियमन अधिनियम का पालन करते हैं। बैंकिंग नियमन अधिनियम जो है कौन लगाता है? रिजर्व बैंक, और उसका पालन करते हैं। ये जनता का धन जमा के रूप में स्वीकार करते हैं, जनता के धन यानी रुपये पैसे को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हैं, उन्हें वो कर्ज भी देते हैं, है ना, लोन भी देते हैं और उनकी जमाओं को स्वीकार भी करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बैंक एजेंसी संबंधी तथा सामान्य उपयोगिता संबंधी अनेक कार्य करते हैं। एजेंसी संबंधी तथा सामान्य उपयोगिता संबंधी अनेक कार्य करते हैं। कौन से बैंक? व्यापारिक बैंक। अगले प्रश्न जो है बहुत छोटे छोटे, चले देखिए। भारत के किन्हीं 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखिए। पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक हो गए कौन से? राष्ट्रीयकृत बैंक।
कुछ ही नाम लिखे, बहुत सारी और भी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया तथा उनकी संख्या कितनी थी? जुलाई 1969 में देश के 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जुलाई 1969 में 15 अप्रैल 1980 को द्वितीय चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली बार में जुलाई 1969 में 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को द्वितीय चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बचत खाते से आप क्या समझते हैं? बचत खाता मध्यम एवं निम्न वर्ग के वे व्यक्ति जो अपनी छोटी छोटी बचतों को भविष्य की आवश्यकता के लिए बचा कर रखना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए बैंक द्वारा बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान की जाती है। छोटी छोटी बचतों को वो भविष्य के लिए आवश्यक समझकर बचा कर रखना चाहते हैं तो उनके लिए खाता खुलवाते हैं। मुद्रा आपूर्ति क्या है? किसी समय विशेष बिंदु पर मुद्रा की आपूर्ति का अर्थ उस कुल मुद्रा की मात्रा से होता है जो उस समय बिंदु पर चलन में होता है। M1 के अंतर्गत क्या शामिल होता है? M1 के अंतर्गत लोगों के पास कुल करेंसी प्लस लोगों की बैंकों में कुल मांग जमा राशियों को शामिल किया जाता है। इस तरह से प्रश्न थे। अगले प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगा। धन्यवाद।